डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वो टॉपिक है वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इन प्योर रोलिंग ऑफ ए बॉडी। जब कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो इस प्योर रोटेशनल मोशन की कंडीशंस क्या हैं और हम कब मोशन को प्योर रोटेशनल मोशन कहेंगे, पहले तो हम ये जान लेते हैं और फिर हम उस बॉडी के जो कि प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर वेलोसिटी क्या होगी उसको भी सीखेंगे। और इसी वीडियो में हम लास्ट में ये जानेंगे जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर प्योर रोलिंग करती है तो उस इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि प्योर रोलिंग होती क्या है ना। तो यहां पर बताया गया है कि प्योर रोलिंग है क्या, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन विदाउट स्लिपिंग। यानी जब कोई बॉडी ट्रांस रोटेशनल मोशन करती है विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो देखा जाए सेंटर ऑफ मास का, बॉडी के सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल मोशन होता है और बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट जो है रोटेशनल परफॉर्म कर रही होती है। इस तरह से ऐसा ट्रांस रोटेशनल मोशन जिसमें स्लिपिंग ना हो रही हो, बॉडी स्लिप ना कर रही हो, तो उसे हम प्योर रोलिंग कहेंगे या कहें प्योर रोटेशनल मोशन कहेंगे। कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग क्या होनी चाहिए, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको हमने बीसीएम लिया है, इक्वल द टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा एट द कांटेक्ट पॉइंट। तो यहां पर हमने 3 फिगर बना रखे हैं। ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है, ये बॉडी जो है इस तरह से परफॉर्म कर रही है ट्रांस रोटेशनल मोशन। तो हमने देखे पहले प्योर रोटेशन यहां दिखाया गया है, दूसरी फिगर में प्योर ट्रांसलेशनल मोशन दिखाया गया है और फिर इन दोनों मोशन को कंबाइंड कर दिया गया, यानी यहां पर ट्रांस रोटेशनल मोशन शो किया गया है। तो यहां देखिए पहले बॉडी रोटेशन कर रही है, मतलब इसका जो सेंटर है ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। तो इसका हर एक पॉइंट, बॉडी का एवरी पॉइंट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो लोएस्ट पॉइंट जो क्यू है उसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट क्यू की वेलोसिटी v जो है इज इक्वल टू हो जाएगी r ओमेगा, और ये माइनस साइन लिया गया है बिकॉज इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। पॉइंट p को देखें जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां पर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी बिकॉज इट इज टुवर्ड्स राइट साइड। ये हुआ रोटेशन। फिर उसके बाद यहां पर हमने दिखाया है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें कि एवरी पॉइंट ऑफ दिस बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड, यानी लीनियर मोशन हो रहा है। तो ये लोएस्ट पॉइंट जो है वो क्यू, वो बीसीएम वेलोसिटी थी, मतलब जो इस बॉडी की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से, चाहे पॉइंट यहां पर हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे ये हो, कोई भी पॉइंट लें, एवरी पॉइंट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद सर्टेन वेलोसिटी बीसीएम, जो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो क्यू पॉइंट भी बीसीएम वेलोसिटी से मूव कर रहा है और पी पॉइंट भी बीसीएम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इन दोनों वेलोसिटी को सुपर इंपोज कर दें तो हम देखेंगे कि क्यू पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि यहां पर क्यू पॉइंट ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आगे की तरफ जा रहा है और रोटेशन की वजह से, क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से उतनी ही वेलोसिटी से पीछे जा रहा है। ये जो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो जो r ओमेगा है वो भी बीसीएम के इक्वल हो जाएगा। तो बीसीएम माइनस का और बीसीएम प्लस का मिलकर के 0 हो जाएगा, मतलब जो पॉइंट ऑफ
कांटेक्ट है वो रेस्ट में होगा, और अपर पॉइंट जो होगा उसकी वेलोसिटी जो होगी v इक्वल टू 2vcm। इन सभी को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि पॉइंट Q, पॉइंट P, या यहां पर कोई पॉइंट लिया जाए R, यहां पर पॉइंट लिया जाए S, तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, और कोई जनरल पॉइंट लिया जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा नेक्स्ट में हमने इन्हीं पॉइंट्स को अलग अलग समझाया है। वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट, यहां पर क्या है कि द सेंटर ऑफ मास मूव एट लीनियर वेलोसिटी vcm एंड बॉडी रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये तो हम बता ही चुके हैं। वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जो बॉटम पॉइंट है Q, उसकी वेलोसिटी के बारे में बता रहे हैं। तो जब हमने दोनों मोशन यानी प्योर रोटेशनल मोशन और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन को सुपर इम्पोज किया तो जो बॉटम पॉइंट था उसकी वेलोसिटी 0 आ गई। कैसे आ गई देखिएगा कि क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी है पॉइंट Q की वो 2 वेलोसिटीज हैं, यानी पॉइंट Q के पास 2 वेलोसिटी हैं। एक तो है ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन और एक है ड्यू टू रोटेशनल मोशन, और ये भी दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट में है। यानी ये जो वेलोसिटी r ओमेगा है ये क्या है, रोटेशनल मोशन की वजह से है ना, जो कि टुवर्ड्स लेफ्ट है, और इस ये वेलोसिटी भी vcm के इक्वल ही होगी, और ये तो vcm है जो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से है। तो इस तरह से टोटल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। यही बात यहां पर लिखी हुई है, द कांटेक्ट पॉइंट Q हैज 2 सिमल्टेनियस मोशन। कैसे, एक तो होगा लीनियर फॉरवर्ड वेलोसिटी, उसमें होगी vcm, बिकॉज होल बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड। जब ये ट्रांस रोटेशनल मोशन हो रहा है तो पूरी बॉडी आगे जा रही है ना, किस वेलोसिटी से जा रही है, vcm, नहीं जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से हर बॉडी का हर एक पॉइंट आगे बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरा जो वेलोसिटी होगी Q पॉइंट की वो होगी लीनियर बैकवर्ड वेलोसिटी r ओमेगा ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द डिस्क एज ए होल बॉडी इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो Q पॉइंट की जो 2 वेलोसिटी हैं, लीनियर वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जो कि एक दूसरे को कैंसिल करके जो है नेट वेलोसिटी इसकी 0 हमें मिल पा रही है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो पॉइंट हमारा टॉप पॉइंट है उसकी वेलोसिटी को देखिएगा। वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट P किस तरह से वो 2 vcm के इक्वल हो जा रही है। देखिए, जब दोनों मोशन को सुपर इम्पोज किया गया तो जो रोटेशनल मोशन की वेलोसिटी है और जो ट्रांसलेशनल मोशन की वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई हैं टॉप पॉइंट पर, तो दोनों ऐड हो जा रही हैं। At the top point P, its rotational velocity is r omega is in the same direction as the translational velocity vcm. The total velocity at the top is v is equal to vcm plus r omega. तो ये vcm और r omega is also equal to vcm. तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी जो हो गई 2 vcm हो गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लेते हैं, उनको देखते हैं। देखिए, यहां पर हमने इस बॉडी पर एक पॉइंट R लिया हुआ है और एक S पॉइंट लिया हुआ है। यहां पर देखिए तो R पॉइंट जो है ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ये vcm वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा, और ड्यू टू द रोटेशन ये पॉइंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में r ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट भी कर रहा होगा, और ये r ओमेगा वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री को होता है, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया vcm वेलोसिटी और r ओमेगा वेलोसिटी के बीच में। तो इसका रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे। इसी तरह से देखिएगा पॉइंट S पर ये पॉइंट vcm वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, और इसका क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से इसमें r ओमेगा वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी अलोंग द टेंजेंट। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि vcm और r ओमेगा जो है के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं कि दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा अंडरवुड vcm स्क्वायर प्लस r ओमेगा स्क्वायर, और r ओमेगा की जगह पर vcm लिख दें। तो इस तरह से r या s पॉइंट
की वेलोसिटी जो हो जाएगी वो bcm√2 हो जाएगी। अब हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं और उस जनरल की पॉइंट की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकेंगे। देखिएगा, ये हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया है, ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट की वेलोसिटी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो होगी वो bcm होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना, और ड्यू टू द रोटेशन इसमें वेलोसिटी r ओमेगा होगी अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ए। अब ये दो वेक्टर हैं, bcm एक वेलोसिटी वेक्टर है, दूसरा r ओमेगा। अब इनके बीच का एंगल हमें पता हो तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि यहां पर नेट वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिएगा, ये एंगल थीटा लिया गया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है नीचे की तरफ। ये एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। और ये क्या है, रेडियस है, OA रेडियस है। रेडियस और इस टेंजेंट के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इस तरह से r ओमेगा और bcm के बीच एंगल जो हो जाएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, ये एंगल हो गया। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लेंगे और इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, r ओमेगा का मैग्नीट्यूड और bcm का मैग्नीट्यूड जो है आपस में इक्वल है। द एंगल बिटवीन r ओमेगा एंड bcm इज 180 माइनस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ bcm इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r ओमेगा, और उसको हमने v ले लिया है, सपोज कर लिया है। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट ए बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये हो जाएगा, वैसे तो यहाँ पर bcm स्क्वायर प्लस r ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 2 bcm r ओमेगा cos 180 माइनस थीटा होगा। तो क्योंकि हमने उसको इक्वल टू v लिया हुआ है तो हमारा रिजल्ट आ गया क्या, v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। तो यहां पर हमारा रिजल्ट आया v प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर cos थीटा। अब हमने यहां पर 2b स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो जब b स्क्वायर बाहर आएगा रूट के तो b हो जाएगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये ब्रैकेट के अंदर आएगा रूट में 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया इसकी जगह पर। ये बाहर रूट के आएगा तो ये रूट 2 और ये रूट 2 मिलकर के 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो ये पॉइंट ए पर नेट वेलोसिटी हमें मिल जा रही है 2b साइन थीटा बाई 2। ये फार्मूला किसी भी पॉइंट के लिए जो है वैलिड है, चाहे वो पॉइंट यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं पर हो। इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बस हमें एंगल मालूम होना चाहिए दोनों वेलोसिटी के बीच में। आगे बढ़ते हैं, और तो क्या कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन इन प्योर रोलिंग मोशन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज जीरो। कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो है यहां पर जीरो होती है। उसको फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डज नॉट स्लाइड रिलेटिव टू सरफेस, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो। फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है तो फॉर ए मोमेंट जो कांटेक्ट पॉइंट आएगा उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो रेस्ट में आ जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय द रिलेशन bcm इज इक्वल टू r ओमेगा। हमेशा ये कंडीशन फुलफिल होगी। द स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पर क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी वर्क। द स्टैटिक फ्रिक्शन जो है नेट वर्क देखा जाए तो जीरो है, उसका भी कोई वर्क नहीं कर रहा है। और यहां पर मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड बिकॉज फ्रिक्शन डज नॉट कॉज एनर्जी लॉस। यहां पर फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, और इसको भी फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा अगले वाले टॉपिक में, वहां से क्लियर हो जाएगा कि यहां पर फ्रिक्शन किस तरह से वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वैसे तो जनरली क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से ऑलवेज देयर इज एनर्जी लॉस, लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर केस में, प्योर रोलिंग के केस में, फ्रिक्शन की वजह से देयर इज नो एनर्जी लॉस। उसको हम आगे समझते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और वो हम समझेंगे इस टॉपिक में। वेलोसिटी ऑफ ए रोलिंग बॉडी
ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है. फॉर प्योर रोलिंग यानी विदाउट स्लिपिंग, द फ्रिक्शन फोर्स इज स्टैटिक एंड नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो बिकॉज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नो रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस. तो एक तो रीजन ऐसे समझ लिया कि फ्रिक्शन जो है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज जीरो, क्योंकि यहां पर बताया गया है बिकॉज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, यानी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है. अच्छा, फिर क्या है, इसी बात को और देखिए समझिएगा. तो द वर्क डन टू स्लो ट्रांसलेशनल मोशन बाय फ्रिक्शन, यानी ट्रांसलेशनल मोशन को स्लो करने में जो वर्क डन हो रहा है बाय द फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली बैलेंस बाय द वर्क डन टू इंक्रीज द रोटेशनल मोशन बाय द टॉर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन. यहां पर फ्रिक्शन की वजह से ही बॉडी पर टॉर्क लग रहा है और टॉर्क की वजह से ही बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है. तो जितना यहां पर यानी एक तरह से निगेटिव लॉस हो रहा है ट्रांसलेशनल मोशन को फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मतलब स्लो डाउन कर रहा है, उतना ही जो है रोटेशनल मोशन को इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसमें हेल्प कर रहा है. तो जो पहले लॉस हुआ वो बाद में कंपनसेट हो जा रहा है. तो वही बात यहां पर लिखी हुई है. सो द वर्क डन टू स्लो ट्रांसलेशनल मोशन बाय फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय कंपनसेटेड बाय द वर्क डन टू इंक्रीज द रोटेशन बाय टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, स्लिपिंग होने लगेगी, रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा. लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग की, प्योर रोटेशन की, तो यहां पर तो स्लिपिंग हो ही नहीं रही है. तो फ्रिक्शन ही बॉडी को रोल करा रहा है, रोटेशनल मोशन फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है. इसी बात को दूसरे वर्ड्स में हम समझें तो हम कह सकते हैं कि देखिएगा, द एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम द ट्रांसलेशनल ड्यू टू फ्रिक्शंस अपोजिंग फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी गेन्ड बाय रोटेशन फ्रॉम द फ्रिक्शंस टॉर्क. तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क लग रहा है उससे रोटेशनल एनर्जी गेन हो रही है. तो जो लॉस हो रहा है उधर एनर्जी का, क्योंकि फ्रिक्शन जो है ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज कर रहा है और रोटेशनल मोशन को इंड्यूस कर रहा है. तो एक जगह जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो दूसरी जगह कंपनसेट हो जा रहा है. तो नेट एनर्जी का लॉस बिल्कुल हो ही नहीं रहा है यहां पर. तो ये बात अब क्लियर हो गई है कि किस तरह से फ्रिक्शन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज जीरो एंड देयर इज नो लॉस ओवरऑल, देयर इज नो लॉस इन द प्योर रोटेशनल मोशन. लॉस किसका नहीं हो रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर प्योर रोटेशन कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है. तो ये देखिए फिगर बना हुआ है, यहां पर हमने पॉइंट बी लिया हुआ है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है. ठीक है, इस बॉडी का मास जो है वो एम है और वेट इसका नीचे की तरफ डाउनवर्ड mg एक्ट कर रहा है. ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा. इसको हमने रिजॉल्व कर लिया, mg cos थीटा और इधर हो जाएगा mg sin थीटा. ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है ना. तो बॉडी यहां पर भी क्या कर रही है, ट्रांस रोटेशनल मोशन कर रही है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और आगे लीनियर मोशन ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है इस इंक्लाइंड प्लेन पर. और BC की जो लेंथ है वो BC ये S के इक्वल है, ये हाइट जो है h है. लेट ए बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस r स्टार्ट रोलिंग डाउन फ्रॉम द पॉइंट B ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन. तो हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, प्योर रोलिंग का केस है. तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो यहां पर जब बॉडी होगी तो उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो mg h हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mg h हो गई, इज इक्वल टू, इसमें टू टाइप की काइनेटिक एनर्जीज होंगी, एक तो ट्रांसलेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी और दूसरी रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, है ना. तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. अब यहां पर हम थोड़ा चेंज करें
आई की जगह पर हम लिख दे रहे हैं जनरल फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आई की जगह पर हम लिख दे रहे हैं एम के स्क्वायर, है ना। के क्या होती है? रेडियस ऑफ जाइरेशन है, और बीसीएम इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू बीसीएम बाई आर। तो इस इक्वेशन में यदि हम रखें तो हमें मिल जाता है एम जी एच इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर प्लस 1/2। आई की जगह पर एम के स्क्वायर लिखा और यहां पर लिख दिया बी सी एम बाई आर, ओमेगा की जगह पर, तो बी सी एम स्क्वायर बाई आर। तो देखिए आर स्क्वायर, बी सी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहां पर हाफ एम बी सी एम स्क्वायर फर्स्ट टर्म में भी है, यहां पर भी हाफ एम बी सी एम स्क्वायर, तो हम कॉमन ले सकते हैं हाफ एम बी सी एम स्क्वायर। तो यहां पर बचेगा 1, यहां पर आएगा क्या? के स्क्वायर आएगा, नीचे आर स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये हो गया एम जी एच के इक्वल। मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेलोसिटी वी सी एम हम यहां से निकाल सकते हैं, 2 इधर जाएगा तो 2 जी एच हो जाएगा, और ये टर्म जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और रूट निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा, यानी वी सी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2 जी एच अपान 2 इधर चला गया, 2 जी एच अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये वेलोसिटी आ जाएगी, यानी जब ये बॉडी रोल करती हुई यहां पर बॉटम पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। यही अगली स्लाइड में लिख रखा है, देखिए वी रोलिंग, यानी जब बॉटम पे पहुंचेगी तो ये वेलोसिटी होगी बॉडी की, अंडर रूट 2 जी एच अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब जो एच है इस इंक्लाइंड प्लेन में देखिएगा, ये एच है हाइट, ये थीटा है एंगल, ये एस है, तो हम साइन थीटा से निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एच वाई यस, तो एच इज इक्वल टू है यस साइन थीटा। मतलब किसी केस में यदि ये लेंथ गिवन है, बीसी लेंथ गिवन है, तो हम इस फार्मूले में ये चेंज कर सकते हैं ऊपर वाले फार्मूले में कि एच की जगह पर एस साइन थीटा रख दे, है ना। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 2 जी एस साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। क्वेश्चन में जैसा भी सिचुएशन गिवन हो, यानी हाइट गिवन है तो ये वाला फार्मूला यूज करिए, और ये लेंथ बीसी गिवन है तो ये वाला फार्मूला यूज करके हम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द बॉटम निकाल सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात और इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि यदि कोई पर्टिकुलर बॉडी जैसे कि डिस्क है, रिंग है, सॉलिड स्फीयर है ना, कोई एक बॉडी, ये अलग अलग बॉडी नहीं, कोई एक बॉडी जिसके की मास और रेडियस डिफरेंट हो, मतलब हमने डिस्क ले लिया मान लिया, और हमारे पास 2 डिशेज हैं जिनके मास और रेडियस अलग अलग है, और उनको एक साथ रोल किया जाए ऊपर से, तो जब बॉटम पे पहुंचेंगी तो उनकी वेलोसिटी दोनों की सेम आएगी, जबकि उनके मास और रेडियस अलग अलग हैं। मास रेडियस अलग अलग हैं, लेकिन क्या है कि जो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो है, रेडियस ऑफ जाइरेशन और का स्क्वायर और रेडियस ऑफ द बॉडी, वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर मास नहीं आया है इस एक्सप्रेशन में। रोलिंग वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया है वो उसमें मास आया नहीं, मतलब मास इंडिपेंडेंट है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी मास की बॉडी हो, एक पर्टिकुलर बॉडी लेनी पड़ेगी, है ना। डिस्क ली तो डिस्क लेना पड़ेगा, सॉलिड स्फीयर लिया तो सॉलिड स्फीयर लेना पड़ेगा, 2 अलग अलग ले लीजिए, चाहे सॉलिड स्फीयर ले लीजिए 2 अलग अलग, चाहे रिंग 2 अलग अलग ले लीजिए। तो उनको जब किसी इंक्लाइंड प्लेन पर प्योर रोलिंग कराएंगे तो बॉटम में पहुंचने पर उन दोनों स्फीयर्स का या डिस्क का या रिंग्स का की वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी, क्योंकि मास इंडिपेंडेंट है, और इन बॉडीज के लिए के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट है। तो यही बात लिखी, ए बॉडी डिस्क जैसे है, ऑफ डिफरेंट मास एंड रेडियस विल हैव सेम वेलोसिटी एट द बॉटम। अच्छा, बॉडी यदि स्लाइड कर रही होगी, मतलब वहां पर उसमें रोटेशन मोशन होगा ही नहीं, तो के की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से स्लाइडिंग बॉडी के लिए, बॉडी स्लाइड होकर के आ रही है, तो बॉटम पर पहुंचने पर वेलोसिटी जो होगी अंडर रूट 2 जी एच हो जाएगी, और एच की जगह पर जब हम एस साइन थीटा रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 जी एस साइन थीटा। ये स्लाइडिंग वेलोसिटी है, यानी स्लाइड करके जब बॉटम पे पहुंचेगी तो ये वेलोसिटी होगी। उसका रीजन यही बताया गया, के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की वैल्यू स्लाइडिंग बॉडी के लिए
जीरो होगी, क्योंकि रोटेशन वहां हो नहीं रहा है, के की वैल्यू जीरो हो गई वहां पर। अब देखिए यहां पर किस तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बॉडी का, यानी जब बॉडी रोल करेगी इंक्लाइंड प्लेन पर तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उसमें जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि टॉप पॉइंट से बॉडी स्टार्ट कर रही है मोशन, जो इंक्लाइंड प्लेन का टॉप पॉइंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले ली है ना, और v जो v स्क्वायर है तो v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 2gs sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2as, तो हम 2 से 2 कट कर देंगे और s से s कट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई इसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। ये इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन रिंग डिस्क सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड रेडियस, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि एक रिंग है, डिस्क है या सॉलिड स्फीयर है, हैविंग सेम मास एंड सेम रेडियस, तो उनमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। कंडीशन क्या है, रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर सभी के मास और रेडियाई सेम है, तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर की के की वैल्यू पता होनी चाहिए, या कहें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे रिंग के लिए यहां पर निकालनी चाहें, रिंग यदि है, रिंग के लिए क्या होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग होती है I इज इक्वल टू होती है यम आर स्क्वायर, तो यम के स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया यम आर स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये कट गया। तो रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। डिस्क के लिए निकालें तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, वो होती है I इज इक्वल टू होती है यम आर स्क्वायर बाई 2, तो यम के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यम आर स्क्वायर बाई 2, मास कैंसिल आउट, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, है ना। और यदि सॉलिड स्फीयर है उसके लिए सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर, या कहें अलोंग द डायमीटर, I इज इक्वल टू होता है 2/5 यम आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया यम के स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2/5 यम आर स्क्वायर, ये हम कट हो गया, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2/5। अब ये वैल्यू रिंग के लिए यहां पर 1 आ जाएगा, तो रिंग में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा पता लग गया। डिस्क के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो डिस्क में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी पता लग जाएगा। सिमिलरली सॉलिड स्फीयर है, उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे 2/5 रख दीजिए, तो उसका एक्सेलरेशन पता लग गया, है ना। तो इस तरह से किसी भी बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इंक्लाइंड प्लेन पे आसानी से हम निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट में हम ये पहले वाली इक्वेशन जो है, जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम टाइम पता कर सकते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पर जब बॉडी रोल करके बॉटम में पहुंचेगी तो टाइम कितना लगेगा। यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 द टाइम टेकन बाय रोलिंग बॉडी टू रीच एट द बॉटम, इस इक्वेशन को यूज कर लीजिए, है ना। क्योंकि बी की वैल्यू हमारी आई है क्या, क्योंकि बी की वैल्यू आई थी वहां पर फर्स्ट इक्वेशन पे लिखा गया था, इस इक्वेशन में रखे बी की वैल्यू आई थी हमारी 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 प्लस ए की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में जो लिखी गई थी वैल्यू, है ना। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में थी g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी, सभी टर्म्स को इधर ले आइए और तो टाइम की वैल्यू निकल जाएगी, है ना।
तो देखिए जी साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जब हम इधर ले आएंगे तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये टर्म तो रहेगा ही रहेगा, 1 अपान जी साइन थीटा हुआ इंटू अंडर रूट ये 2GH अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और ये जो चीज है ये ऊपर न्यूमरेटर में चली जाएगी, क्या 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर ये, और यहां पर ये डिनोमिनेटर में है वो उतना ही, लेकिन रूट में है ना। तो देखिएगा यहां पर इसको हम जी को अंदर ले जा रहे हैं, है ना, जी को अंदर ले जाएंगे तो ये जी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान साइन थीटा, ऐसे चेंज कर रहे हैं, अंडर रूट 2GH अपान जी स्क्वायर, ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 बार लिख दे, 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, यानी 2 बार इसको रूट में लिख दिया, तो ये एक कट जाएगा, एक बना रहेगा। तो अब देखिएगा यहां क्या होगा, जी से एक जी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2H अपान जी, 2H अपान जी 1 अपान साइन थीटा 2H अपान जी 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये रूट में रहेगा। तो ये बॉडी की, किसी भी बॉडी को जब बॉटम में पहुंचेगी तो इतना टाइम लगेगा। तो जैसा कि अभी हमने दिखाया कि रिंग डिस्क सॉलिड स्फीयर को साथ साथ एक साथ यदि रोल डाउन करें तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचने के लिए या सबसे बाद में पहुंचने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा इन बॉडीज का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू का, है ना। अभी हमने पिछले उसमें करके दिखाया था। तो यहां पर क्या हो रहा है कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिंग के लिए जो आया था, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई थी 1, और डिस्क के लिए आई थी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1 अपान 2, और सॉलिड स्फीयर इसको हम कह सकते हैं ये 0.5 है, और सॉलिड स्फीयर के लिए जो वैल्यू आई थी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की, वो आई थी 2 अपान 5, यानी ये है 0.4। तो सबसे कम वैल्यू आई है स्फीयर की, किसकी, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की, उससे थोड़ा ज्यादा आई है डिस्क की, और सबसे ज्यादा आई है रिंग की। तो इसका मतलब किसी इंक्लाइंड प्लेन पर यदि यहां से रिंग को, डिस्क को और सॉलिड स्फीयर को एक साथ रोल डाउन कराया जाए, कंडीशन क्या है कि उन सभी के मास और रेडियस सेम हो। रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर के मासेज और रेडियाई सेम हैं, तो सबसे पहले क्या कहें, सबसे कम टाइम किसको लगेगा, सॉलिड स्फीयर को लगेगा, क्योंकि उसके लिए यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो 0.4 आ रही है सबसे कम। बाकी सब चीजें कॉमन है, सभी के लिए है, जो 2HYG कांस्टेंट है, 1 अपान साइन थीटा कांस्टेंट है, केवल टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पे। तो सबसे कम टाइम लगेगा सॉलिड स्फीयर को, मतलब रोल डाउन करता हुआ सॉलिड स्फीयर सबसे पहले रेस जीत लेगा, आगे पहुंच जाएगा। दूसरे नंबर पे डिस्क पहुंचेगी बॉटम में, क्योंकि उसकी वैल्यू 0.5 है, और सबसे बाद में रिंग पहुंचेगी, थर्ड आएगी रिंग, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा यानी 1 है। तो इस तरह से इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी बॉडी का टाइम टेकन निकाल सकते हैं कि रोल डाउन करती हुई बॉडी बॉटम में पहुंचने पर उसको कितना टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि बॉडी विद स्मॉलर वैल्यू ऑफ द के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर विल टेक लेस टाइम टू रीच एट द बॉटम। तो इसीलिए सॉलिड स्फीयर को सबसे कम टाइम लग रहा है, बिकॉज उसका जो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो 0.4 आ रही, सबसे कम आ रही है इसमें, यहां पर जो रिंग और डिस्क के कंपैरिजन में। तो इस तरह से मेरी समझ से आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट रहा, समझ में भी आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो परफेक्टली कोई भी क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा।